हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा पॉलिटी का सेशन चालू है और जिसमें हमारी कुछ क्लासेस हो भी चुकी है, तो ये हमारी जो क्लास है उसका टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल, यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। चलिए, छोटा टॉपिक है और इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें सवाल जो है किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है और बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना, और ये क्या चीज होती है इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसको उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। देखिए, जिस तरह से किसी भी किताब के अगले पेज पर, फ्रंट पेज पे उस किताब के अंदर की बातों को बताया जाता है कि इसके अंदर ये चीज है, उसी तरह से भारतीय संविधान की जो मूल भावना है, उसकी जो विचार है, वो क्या चाहता है अपने देश, अपने नागरिकों के लिए, ये जो बातें हैं वो हमारी उद्देशिका में देखने को मिलती है। और भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रीएम्बल है संविधान की, और अमेरिका की भी है। और जो प्रीएम्बल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर देता हूं। पहला यह है, क्या प्रीएम्बल के अंदर जो बातें हैं उनको जुडिशरी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है कि नहीं, या किस तरह से। दूसरा, जो प्रीएम्बल है उसमें कितनी बार अभी तक संविधान के संशोधन हो चुके हैं, कौन सा संशोधन हुआ है, कौन से नंबर का हुआ है, कब हुआ था, और उसके जो कीवर्ड्स हैं, प्रभुत्व संपन्न हुआ, गणतांत्रिक हुआ, समाजवादी हुआ, अखंडता हुआ, ये शब्दों का मतलब क्या है। क्योंकि जब आप धीरे धीरे, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ या उसके और उसी लेवल के या उससे थोड़े से और लेवल के अच्छे के एग्जाम में जब भी आप देने जाओगे तो उनकी गहराई से सवाल पूछता है। तो इस छोटे से टॉपिक को हम लोग उसी गहराई के साथ में खत्म करते हैं जिस तरह से वो होना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्रीएम्बल की, तो सबसे पहले हम अपनी प्रीएम्बल को देख लेते हैं कि हमारी जो प्रीएम्बल है वो क्या है। हमारी प्रीएम्बल कहती है कि हम भारत के लोग, तो भारतीय संविधान जो है उसका शक्ति का स्रोत जो भारत के लोग हैं, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो भारत रहेगा, जो भारत है हमारा, वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी दबाव के अपने लोगों के लिए कानून यानी कि विधि बनाने का काम करेगा। कोई बाहर की दबाव नहीं होगा, और जो भी निर्णय लेगा वो बिना किसी दबाव के लेगा। चाहे वो पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार समझौता करे, शांति समझौते के लिए आगे बढ़े, जो भी निर्णय होगा बिना किसी दबाव में होगा। We are not accepting any type of threats, any warning, any type of political pressure, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हमें इतिहास में ऐसा देखने को भी मिला, जब हमने परमाणु टेस्टिंग करी थी, जो पहले तो 1974 में हुई थी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुई 1998 में मई में। 2 दिन हमने टेस्टिंग करी, कई सारे परमाणु बम को हमने टेस्ट किया। तो उस समय अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का काम किया था, और उस समय भी हम लोग उस हालातों से बाहर निकल करके हम तब भी दबाव नहीं माने। तो यही होता है सॉवरेनिटी का मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब होता है। इन शब्दों को जो है आप लोग लिख लेंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, बड़े जरूरी है ये शब्द। दूसरा शब्द है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्षता। चलिए, समाजवादी पर चर्चा जरूर होनी चाहिए जी। समाजवादी शब्द का क्या मतलब होता है? हमारे देश में जब संविधान बन रहा था उस समय कई लोगों का तर्क था
कि हम अपने देश की जो अर्थव्यवस्था रखेंगे वो समाजवादी रखेंगे। अब ये समाजवादी क्या चीज होती है? छोटे रूप में समझिए, पूरी दुनिया में दो टाइप की विचारधाराएं चलती हैं, इकोनॉमिक्स के मामले में, अर्थशास्त्र के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में। और एक को बोलते हैं हम लोग समाजवादी, जिसका ओरिजिन माना जाता है एक तरह से रूस, और एक विचारधारा होती है आपकी कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद, जो अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों ने अपना रखी है। अब इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जहां पर समाजवाद होगा वहां पर संसाधनों पर जो नियंत्रण होगा वो सरकार का होगा। सरकार का मतलब क्या है? जनता का होगा। रेलवे हो सकती है, कोई कंपनियां हो सकती है, और उनमें ज्यादातर जो नौकरियां लगेंगी वो सरकारी लगेंगी। तो जो यूएसएसआर था पहले, सोवियत संघ था पहले, वो इस अर्थव्यवस्था के मॉडल को फॉलो करता था। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जिसका मतलब होता है कि भाई जो मार्केट है, जो संसाधन रहेंगे उन पर नियंत्रण होगा बाजार का। बाजार मतलब प्राइवेट लोगों का, जिससे उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो। अगर मैं आपसे कहूं मूल अंतर की बात, तो समाजवादी जो आइडियोलॉजी है उसमें समाज को ध्यान में रखा जाता है, जबकि मूल रूप से, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में जो मूल आधार है वो प्रॉफिट को लेकर है। लेकिन हमारे देश में बहुत लोग ऐसे थे जो समाजवादी विचार के थे, यहां तक कि नेहरू खुद समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे। लेकिन जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, ही वॉज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट। तो उनका एक तर्क था कि हमारे देश में समाज को देखते रहो, समाज की सिक्योरिटी के लिए भी काम करो, लेकिन हमारे देश में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी मैदान खुला रहना चाहिए, जिससे कि आर्थिक तरक्की आगे बढ़ती रहे। क्योंकि ही वाज परसुइंग पीएचडी फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वो ब्रिटेन के माहौल में बड़े हुए थे, जो कैपिटलिस्ट एक आइडियोलॉजी का गढ़ रहा है। तो वो इस बात को जानते थे, और वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी पक्ष में थे, जो गांधी जिसके विरोधी नजर हमें बीच बीच में आते हैं। गांधी हमेशा स्वराज की बात करते हैं, तो वही अंबेडकर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स को सहारा बना के वो बार बार बात करते नजर आते हैं, औद्योगिकरण की बात करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक मूल अंतर है। तो उन्होंने एक तर्क दिया कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोगों को आगे आना चाहिए। तो वही आइडियोलॉजी फॉलो होती रही, और इसीलिए भारतीय संविधान में प्रियम्बल में समाजवादी शब्द को नहीं लाया गया। रीजन कि किसी पॉलिटिकल विचारधारा हो सकती है कि भाई हम कंप्लीट सोवरन है। जैसे आज की बीजेपी जो है, उस पर कई बार इल्जाम लगते हैं कि भाई पूंजीवादी हो। और इल्जाम क्या लगता है, वो थोड़ा पूंजीवादी की तरफ झुकाव भी रखते हैं ज्यादा। वो जिस धरती से आते हैं, गुजरात से, वहां बिजनेस का मॉडल है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ज्यादा विकास हो सकता है। तो ये नजरिया रहता है। तो ये जो समाजवाद शब्द है, ये अब पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। बाद में कब जोड़ा है जी? एक संविधान में संशोधन हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन हुआ है, और यह हुआ था 1976 में। ठीक। और इसके माध्यम से जो शब्द जोड़े गए वो थे समाजवादी। एक तो यही था समाजवादी। एक शब्द जुड़ा था पंथ निरपेक्षता, जिसको सेकुलरिज्म भी कहते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे जी। एक हो गया पंथ निरपेक्षता, और तीसरा शब्द था अखंडता, और तीसरा शब्द था अखंडता। तीन शब्दों को जोड़ा गया जी। और ध्यान रहे, अभी केवल और केवल एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। इसके पहले ना हुआ, ना इसके बाद में अभी तक हुआ। सिर्फ यही है। ये तीन संशोधन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आगे उसका आते तो उसमें अगला शब्द है पंथ निरपेक्षता। अगला जो शब्द है वो है पंथ निरपेक्षता। अब ये पंथ निरपेक्षता क्या चीज है, इसको भी समझना है। दो तीन ही ऐसे शब्द हैं जिन पर आपको गौर करनी है। देखिए, पंथ निरपेक्षता का मतलब सेकुलरिज्म होता है।
यानी कोई भी व्यक्ति अपने पंथ, अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। इसकी पूरी आपको आजादी भारतीय संविधान में दी गई है और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसकी व्यवस्था पूरी भरपूर मात्रा में की गई है। लेकिन ये क्या है? देखिए, सेकुलरिज्म जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक को आप कह सकते हो पॉजिटिव कह सकते हो और एक को नेगेटिव कह सकते हो। हालांकि ये कोई डिवीजन नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं, हम लोग ऐसे ही मानते हैं। तो एक जो तरीका है वो ये है कि जो फ्रांस में है, जो अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज में है, कि आप जिस धर्म को फॉलो करते हो उसको अपने घर में करो। आपका धर्म, भगवान से आपका जो भी संबंध है उसको अपने घर में करिए। जब भी आप पब्लिक प्लेस में आइए तो एक कॉमन पर्सन बन करके आइए, उससे आपकी ज्यादा धार्मिकता जाहिर नहीं होनी चाहिए। और आपने एक मामला भी सुना होगा, कई साल हो गए, एक मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था दुनिया में। फ्रांस में बीच पर एक महिला जो है बुर्का पहन करके वहां पर बैठी हुई थी, मुस्लिम समाज की रही होंगी, तो वहां पुलिस कर्मियों के साथ उनकी झड़प हुई और जिस चक्कर में उनका थोड़ा बुर्का भी फट गया था, जो एक इंटरनेशनल न्यूज बनी थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वो इस लिहाज से है कि भैया आपका जो धर्म है वो अपने घर में रखो, कैसे भी करो, लेकिन बाहर आपको कैसा भी प्रोपेगेंडा या कैसी भी ये एक्टिविटी नहीं करनी है। वही भारत जैसा जो देश है, जिसको हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म की तरफ मैं इसको कहूंगा, क्योंकि भारत हमेशा से धार्मिक देश रहा है, हमेशा से। बुद्ध और जैन जब से एक बड़े दो पंथ बने, उससे पहले भी वो धार्मिक ही रहा था। उसके बाद में समय समय पर यहाँ संत महात्मा जैसे लोग पैदा होते रहे। यानी भारतीय लोगों की जो प्रवृत्ति रही है वो धार्मिक ही रही है। और फ्रांस जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का मतलब था भारत को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से अलग कर देना। जहां गुरु नानक पैदा हुए, जहां महावीर पैदा हुए, जहां पार्श्वनाथ पैदा हुए, जहां बुद्ध पैदा हुए, जहां लिंगायत पैदा हुए और तमाम प्रकार के संत महात्मा पैदा हुए, रामानुजन हो या रहीम हो, तमाम प्रकार के लोग जो धार्मिक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। तो हम लोगों ने कहा भाई जो स्टेट होगा हमारा, जो राज्य होगा, राज्य की परिभाषा आगे आएगी, अनुच्छेद 12 में हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो जो राज्य होगा, यानी कि जो केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, या कहीं पर भी जो पब्लिक का पैसा लग रहा है, वो जो संस्थाएं रहेंगी वो बिल्कुल धार्मिक एक तरीके से कटाव की भावना पर नहीं रहेंगी। वहां आप धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे। वहां धार्मिक ऐसा नहीं किसी भी आप मंदिर में पैसा खर्च करोगे, आप किसी भी मतलब आप मंदिर के बाहर की सड़क बनवा सकते हो, लेकिन आप मंदिर में पैसा खर्च करना, मस्जिद में पैसा खर्च करना, पब्लिक जो मनी है उसको पैसा खर्च नहीं करोगे आप। यानी आप सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान दोगे। और शायद इसीलिए जो अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें चंदे से मंदिर बना है, वो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा नहीं लगा हुआ है। तो ये जो पंथ निरपेक्षता है इसका मतलब ये है। और इसके अलावा इसमें आगे बात की गई है लोकतांत्रिक गणराज्य। अब ये क्या चीज होती है जी? गणराज्य का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है जिस भी कंट्री का जो प्रमुख होता है, हेड होता है, अगर वो उनकी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है तो उस राज्य को आप कहेंगे गणतंत्र है। और कहीं पर अगर राजा रानी, उनके बच्चे वंशानुगत आधार पर ही राजा रानी बनते हुए आए हैं, उसको आप कहोगे राजतंत्रात्मक। डेमोक्रेसी दोनों में संभव है। गणतांत्रिक, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये जो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य भी हो सकता है, यानी जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे ब्रिटेन है, वहां का राजा रानी तो वही रहेगा, लेकिन सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, सरकार अपना काम करती है। तो जो लोकतांत्रिक गणराज्य भी हो सकता है और राजतंत्रात्मक गणराज्य भी हो सकता है, लोकतंत्र भी हो सकता है। यानी ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें गणतंत्र है, और दूसरा ऐसे डेमोक्रेसी जिसमें, अरे कहां आ गए, ऐसे डेमोक्रेसी जहां पर राजतंत्र है। दोनों तरीके की डेमोक्रेसी हो सकती है। तो हमारे भारत में कौन सा है जी? रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 3 प्रकार के न्याय की बात की जा रही है। कौन सा 3 प्रकार का न्याय है जी? वो न्याय है
एक रहा आपका सामाजिक, एक रहा आर्थिक और एक रहा राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, जो हिंदी के हिसाब से बात करें तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, और कौन सा सन था जी? संवत 2006। ये बात ध्यान रखना है, संवत 2006 था उस समय को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित, ये तीनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन इनका ज्यादा आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अंगीकृत का मतलब है अडॉप्ट करना, अधिनियमित मतलब लागू करना, और आत्मसमर्पित इसे स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस की भावना लाना। ये प्रियम्बल के अंदर ये बातें थी, और जो भी इसमें संशोधन हुए उनके बारे में मैंने आपको सारी चीज बताई। तो कितने वर्ड जोड़े गए? एक तो समाजवादी जब जुड़ा, एक पंथ निरपेक्षता जुड़ा, और एक ये अखंडता शब्द जुड़ा। 3 शब्दों को इसमें शामिल किया गया, और इन 3 शब्दों से तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी डाउट आपके हो, यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। तो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। अगली क्लास हमारी जो स्रोत माने जाते हैं उनके ऊपर बात होगी, और उसके बाद में हमारा आर्टिकल 1 से हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।